नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और हमारा खास शो वीकली राउंड अप कमोडिटी स्पेशल में आपका स्वागत है। इस खास शो में हम आपको बताएंगे कि ये हफ्ता कमोडिटी मार्केट के लिए कैसा रहा और अगला हफ्ता कमोडिटी बाजार के लिए कैसा रहने वाला है, कहां पर आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे। और आज इस चर्चा में हमारे साथ 3 खास मेहमान होंगे। हमारे साथ हैं रविंद्र वी राव, कोटक सिक्योरिटीज के। हमारे साथ मनोज कुमार जैन हैं, पृथ्वी फिनमार्ट के। और साथ ही प्रथमेश माल्या हैं, एंजल ब्रोकिंग के। तो आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है इस खास चर्चा में। रविंद्र जी, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं गोल्ड से, क्योंकि ये हफ्ता गोल्ड के लिए बहुत शानदार हफ्ता रहा और गोल्ड ने नई ऊंचाई को टच किया। 49,300 के भी ऊपर चला गया भाव। तो अब तो आप ये बताएं कि जिस तरह का हफ्ता हमने गोल्ड के लिए देखा है, क्या यही रफ्तार अगले हफ्ते भी गोल्ड में हम देख पाएंगे? फंडामेंटल किस ओर इशारा कर रहे हैं? गुड इवनिंग मृत्युंजय। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो हमने ये वीक में देखा वो हम नेक्स्ट वीक में भी देख सकते हैं। इनफैक्ट हम नेक्स्ट वीक में प्राइसेस और ऊपर जाते हुए देख सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स है। अगर हम फंडामेंटली देखें तो फंडामेंटली अगर इक्विटी मार्केट्स को देखें तो इक्विटी मार्केट्स बहुत अनसर्टेन है। हमने कल डाउ जोन्स में काफ़ी गिरावट देखी थी, क्योंकि वायरस को लेके चिंता अभी भी बनी हुई है। और हमने देखा है कि ऑस्ट्रेलिया में, यूएस में रीओपनिंग प्लान जो है वो फिर से थोड़े से ठप हो रहे हैं। इनफैक्ट फिर से लॉकडाउन लगाया जा रहा है। तो आई थिंक अनसर्टेनिटी काफ़ी है और उसके चलते देयर इज अ चांस कि जो सेफ हेवन बाइंग है वो फिर से गोल्ड में हम देख सकते हैं। हालांकि कल ईटीएफ में थोड़ी सी रिडम्पशन आई थी, लेकिन आई थिंक दैट इज जस्ट अ प्रॉफिट बुकिंग। गोल्ड में कल थोड़ा सा एक फॉल आया था, लेकिन मेरे हिसाब से जो यूएस चाइना को लेके टेंशन चल रहा है, जियोपॉलिटिकल रिस्क्स है, प्लस जो वायरस अनसर्टेनिटी है, आई थिंक उसके चलते गोल्ड में एक पॉजिटिव मोमेंटम बना रहना चाहिए। फंडामेंटली के अलावा अगर टेक्निकली देखें तो जैसे मैं लगातार आपके शो पे कहते आ रहा था कि 1800 एक बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस था, और काफ़ी टाइम से 1800 ब्रीच नहीं हो पा रहा था, क्योंकि 2011 के आसपास ये एक हाई बना था 1800 का, और उसके बाद एक करेक्शन आई थी। तो मेरे हिसाब से 1800 बहुत ही क्रूशल था। और कल के सेशन में भी हमने देखा है कि ये 1795 डॉलर्स के नीचे नहीं आ रहा है, वहाँ पर आकर वहाँ से एक रिबाउंड आ रहा है प्राइसेस में। आज फिर से 1795 का एक डबल बॉटम बना है। तो मेरे हिसाब से पॉजिटिवनेस कंटिन्यू रहेगा। अगर आज का सेशन फ्राइडे, आज वीकेंड है, लाइक लास्ट सेशन है वीक का, अगर आज के सेशन में गोल्ड में से 1815 1820 के ऊपर अगर क्लोजिंग आ जाता है तो आई थिंक इट विल बी अ फैंटास्टिक वीक नेक्स्ट वीक। अदरवाइज पॉजिटिव रहेगा, लेकिन थोड़ा सा चॉपी रह सकता है। बट मेरा मानना यही है कि हम गोल्ड में अप मूव भी देखेंगे। मेरे हिसाब से 49,500 49,600 का लेवल वेरी मच पॉसिबल है। 48,800 इज अ गुड बाइंग जोन विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 48,500 एंड टारगेट 49,500 49,600। ठीक है, तो ये राय है आपकी गोल्ड पर। आप कह रहे हैं कि गोल्ड में अभी तेजी कंटिन्यू रहेगी। मनोज जी, आपको गोल्ड के फंडामेंटल अभी कैसे दिखते हैं? क्योंकि जिस तरह से इस हफ्ते मार्केट ने रफ्तार पकड़ी, बहुत शानदार रफ्तार थी और 49 के ऊपर मार्केट चला गया। क्या आपको लगता है कि जो 49,000 से ऊपर का प्राइस है गोल्ड का, ये फंडामेंटल के अकॉर्डिंग है या थोड़ा सा ज्यादा है? क्या कहेंगे आप? नमस्कार मृत्युंजय। नहीं, बिल्कुल एज पर फंडामेंटल ही है। जैसा कि रविंद्र ने भी बताया कि काफ़ी सारी अनिश्चितताएं जो है इस बार ग्लोबल जो है इकोनॉमी में बनी हुई है, चाहे वो कोरोना वायरस को लेकर के हो या जियोपॉलिटिकल टेंशंस हो। तो सारी जो अनिश्चितताएं हैं उसकी वजह से यहाँ सेफ हेवन बाइंग जो है सोने में बनी हुई है। और काफ़ी समय से मार्केट जो है वो वेट कर रहा था $1,800 के ऊपर के ब्रेकआउट का इंटरनेशनल मार्केट में, और इस हफ्ते हमने वो देखा है आते हुए। तो मेरा मानना है कि मोमेंटम पॉजिटिव बना रहेगा, क्योंकि जिस तरह से यूएस में और बाकी दूसरे देशों में जो कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, और अब सेकेंड फेज ऑफ लॉकडाउन की भी जो चर्चाएं हो रही है, जिस तरह से यूएस फेडरल रिजर्व की तरफ से बार बार जो है यूएस इकोनॉमी की रिकवरी को लेकर के भी संदेह जताया जा रहा है, तो उससे भी कहीं न कहीं जो इन्वेस्टर्स है वो सेफ हेवन असेट की तरफ एक बार लौटते हुए दिख रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल का जो जून महीने का रिपोर्ट आया था, उसमें भी जो गोल्ड के ETF की होल्डिंग है वो रिकॉर्ड स्तर पर आती हुई दिखी है। तो सारे ही फैक्टर्स जो हैं वो पॉजिटिव है। टेक्निकली भी हमने $1,800 के ऊपर का जो है ब्रेकआउट आते हुए देखा है।
तो मेरा मानना है कि मोमेंटम नेक्स्ट वीक में भी कंटिन्यू रह सकता है और एक बार 1845 $1850 पर ट्राई आउंस जो है नेक्स्ट वीक में आता हुआ दिखेगा। तो यहाँ पे बाय ऑन डीप की रणनीति रखना चाहिए। 48,800 MCX पर अच्छा स्तर होगा खरीदारी के लिहाज से। 48,330 का क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रखना चाहिए। मेरा मानना है कि 49,800 तक के स्तर जो है यहाँ नेक्स्ट वीक में गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो गोल्ड में कुल मिलाकर दोनों एक्सपर्ट तेजी में हैं और कह रहे हैं कि यहाँ पर बाइंग का मौका बनेगा। लेकिन चलिए रविंद्र जी, एक चीज और मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग जो टारगेट दे रहे हैं थोड़ा सा बहुत ही फंडामेंटल टेक्निकल इन सबको देखते हुए, लेकिन 50,000 भाव अगले हफ्ते चला जाएगा, इस बात की कितनी संभावना आपको दिख रही है, भले ही हफ्ते के आखिर में जाए? वेल मृत्युंजय, पॉसिबिलिटी है क्योंकि अभी काफी क्लोज है 50,000 के, और जो इंटरनेशनल गोल्ड है वो मुझे लगता है कि यहाँ से 1878 1880 तक का लेवल बिल्कुल आ सकता है। लेकिन 50,000 वो तो इट विल बी अराउंड 1,000 पॉइंट्स फ्रॉम हियर, विच इज नॉट इम्पॉसिबल। मुझे नहीं लगता है कि इम्पॉसिबल होगा। हो सकता है कि ये जैसे मनोज जी ने भी बताया कि 49,800 तक का टारगेट है, तो 50,000 इज जस्ट 200 अवे, सो 50,000 इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में दे रहा हूँ क्योंकि हमने गोल्ड में ये एक पैटर्न देखा है कि गोल्ड जब भी 400-500 रुपये ऊपर जाता है उसके बाद हम एक करेक्शन देखते हैं। क्योंकि अगर हम इक्विटी लाइक डाउ जोन्स और गोल्ड का कोरिलेशन देखें तो थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है कुछ टाइम से, और विद इक्विटी मार्केट्स गोल्ड में भी हम एक छोटा सा ब्लिप देखते हैं नीचे की तरफ में, लेकिन फिर से नीचे की तरफ से एक खरीदारी आती है। तो उसको कंसिडर करते हुए मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव साइड में दे रहा हूँ, बट आई विल नॉट रूल आउट 50,000 लेवल्स। इट इज वेरी मच पॉसिबल। अगर ये वीक नहीं तो फिर नेक्स्ट वीक में पॉसिबली आ सकता है। तो चलिए, आप इनकार नहीं कर रहे हैं कि 50,000 का लेवल नहीं दिखेगा अगले हफ्ते, ये एक बड़ी बात है। मनोज जी, आपने भी बड़ा थोड़ा सा कंजर्वेटिव हो गए हैं। आपने 49,800 रुपए का टारगेट दिया है। 200 रुपए बढ़ने में आपको और क्या दिक्कत हो रही है? या मैं ये ऐसे पूछ लूं कि आपको लगता है कि 50,000 भी जा सकता है अगले हफ्ते? मानना है कि 70,000 टेस्ट हो सकता है। 25% में कभी मुनाफा वसूली की चलते अगर थोड़ा सा प्रेशर आया तो हो सकता है कि वो 50,000 जो है मिस कर दे। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये है, जैसा कि रविंद्र भी बता रहे थे, लेकिन अभी हम जैसे डॉलर इंडेक्स का भी कोरिलेशन देखें गोल्ड के साथ में, तो यहाँ पे सेफ हेवन जो बाइंग है वो अक्रॉस द एसेट क्लास देखने को मिल रही है। गोल्ड में हमने देखा है डॉलर भी जो है मजबूती पे खड़ा हुआ है, और जिस तरह से जो बॉन्ड की तरफ जो है रुझान बढ़ा है ग्लोबल इन्वेस्टर्स का, तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है मिसमैच भी देखने को मिला है। नहीं तो डॉलर इंडेक्स की मजबूती होती है तो सोने में गिरावट देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ डॉलर इंडेक्स भी स्ट्रांगली खड़ा है और उसके बावजूद यहाँ पे सोने में तेजी देखने को मिल रही है। तो मेरा मानना है कि हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स जो है यहाँ पे स्ट्रांग है, लेकिन गोल्ड में जो तेजी है वो बनी रह सकती है, और आने वाले समय में यहाँ पे नए हाईज जो है बनते हुए दिखेंगे। ठीक है, तो आप भी इस संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो दोनों जानकार ये कह रहे हैं कि हो सकता है कि आपको अगले हफ्ते भी 50,000 का लेवल दिख जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी, तो इसके लिए आप तैयार रहें। लेकिन हाँ, बाइंग की राय आपको दी जा रही है, लेकिन जो भी राय आपको दी जा रही है उसमें स्टॉप लॉस जरूर बताया जा रहा है, तो स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, बिना स्टॉप लॉस का ट्रेड ना करें, क्योंकि मार्केट जब बहुत तेजी से ऊपर जाता है तो उसके बाद थोड़ा वोलेटाइल भी होता है, तो उसकी गुंजाइश भी रहती है, तो इसके लिए भी आप सावधान रहें। चलिए, गोल्ड के बाद अब बात कर लेते हैं सिल्वर की, चांदी की। यह हफ्ता न सिर्फ गोल्ड के लिए बल्कि चांदी के लिए भी बहुत अच्छा हफ्ता रहा है, और हफ्ते भर में चांदी में करीब 6% की तेजी रही है, और 52,000 के पार इस हफ्ते चांदी का भाव निकला है, और 3 महीने में चांदी में 18% का रिटर्न मिला है। तो अच्छी तेजी गोल्ड के साथ साथ चांदी में भी आई है। एक साल में 34% का मुनाफा मिला है जिन लोगों ने चांदी में इन्वेस्ट किया है। तो चांदी को लेकर के रविंद्र जी, आपका क्या व्यू है नेक्स्ट वीक के लिए? क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू रहने वाला है या थोड़ा मार्केट सुस्ताएगा, आराम करेगा इस लेवल पे?
जी नहीं, मृत्युंजय, मेरे हिसाब से मेरा व्यू गोल्ड सिल्वर दोनों में इंटैक्ट है और सिल्वर में भी मेरा कन्विक्शन उतना ही है जितना गोल्ड में है। जैसे मैंने गोल्ड में बताया कि $1800 का जो मेजर रेजिस्टेंस था उसे ब्रीच करके प्राइस उसके ऊपर सस्टेन कर रहा है। सिमिलरली सिल्वर में जो कॉमेक्स सिल्वर एक्टिव कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 18.88 $19 का एक स्ट्रॉन्ग मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन था, जिसे काफ़ी टाइम से ये ब्रीच नहीं कर पा रहा था और अभी उसे ब्रीच करके अभी ये सपोर्ट बन चुका है। कल के सेशन में भी हमने देखा कि प्राइसेस नीचे आया बट नीचे से फिर से एक बाइंग रीएमर्ज हुई थी। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में आई थिंक अभी एक ब्रेकआउट आ चुका है और वी कैन नॉट रूल आउट सिल्वर गोइंग अबाउट $20 ऑल्सो, बट टू बी ऑन द कंजर्वेटिव साइड मैं थोड़ा सा इनिशियल जो टारगेट है वो अराउंड $19.90 का लूंगा और अगर $20 के ऊपर सस्टेन करता है तो आई थिंक फिर इट विल सी अ न्यू बुल मूव। फंडामेंटली अगर देखें तो गोल्ड के साथ ये चल रहा है और इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो गोल्ड सिल्वर रेशियो का है। इसमें आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि 2008-2009 फाइनेंशियल क्राइसिस में जो गोल्ड सिल्वर रेशियो था वो हाईस पे चला गया था और वहाँ से फिर ऑलमोस्ट 60-65% का फॉल हमने देखा था और सिमिलर चीज़ 2020 में देखने मिल रहा है और जो क्राइसिस है वो भी सिमिलर है, इनफैक्ट उससे बड़ी क्राइसिस है। मुझे लगता है कि यहाँ से अगर आपसे 30-40% भी अगर गोल्ड सिल्वर रेशियो में अगर फॉल आता है तो रेशियो विल कम डाउन टू से 60-65 ऑड लेवल्स, जो कि सिल्वर जो इंडिकेट करता है कि सिल्वर गोल्ड से ज़्यादा परफॉर्म कर सकता है क्योंकि गोल्ड ने ऑलरेडी एक मूव दिया है, सिल्वर ने वो मूव अभी भी लैकिंग है सिल्वर में। तो मेरे हिसाब से सिल्वर ज़्यादा परफॉर्म करेगा अगर ये गोल्ड सिल्वर रेशियो इफ इट फॉल्स। तो इनिशियल टारगेट जो सिल्वर में होगा वो मेरा 54,000 के आसपास होगा। अब नीचे में अराउंड 50,500 50,800 का लेवल अगर आता है तो आई थिंक इट्स अ गुड बाइंग जोन। स्टॉप लॉस इसमें करीब 49,500 के आसपास मेंटेन कर सकता है और जो इनिशियल टारगेट होगा वो अराउंड 54,000 का होगा। उसके ऊपर सस्टेन करता है तो इट माइट इवन गो हायर, 56-58,000 भी आ सकता है, बट मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहूंगा क्योंकि बीच में करेक्शन भी आ सकता है। तो आई थिंक 54,000 वुड बी द इनिशियल। ओके, ठीक है। प्रथमेश माल्या जी, आपका व्यू क्या होगा सिल्वर के ऊपर, क्योंकि रविंद्र जी कह रहे हैं कि 54,000 का लक्ष्य आपको चांदी में नेक्स्ट वीक दिख सकता है। आप एग्री करते हैं? आपको भी लगता है कि चांदी में भी अभी अच्छी तेजी बची हुई है, बाकी है, आएगी? गुड इवनिंग मृत्युंजय, मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी जो है मोमेंटम अपसाइड का ही है। 54,000 थोड़ा पॉसिबिलिटी जो है वो कम दिखाई दे रही है, बट 52,000 तक की पॉसिबिलिटी जो है काफी आसानी से आ सकती है। ट्रेंड जो है पॉजिटिव है, मेरे ख्याल से सिल्वर में बाइंग मोमेंटम में ही रहना चाहिए। तो आप भी कह रहे हैं कि ट्रेंड पॉजिटिव है, बाइंग मोमेंटम मार्केट में दिखेगा, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप देखिए गोल्ड पर भी एक्सपर्ट की राय एक है, चांदी पर भी एक है, सारे लोग यही कह रहे हैं कि तेजी है। तो आप एक स्टॉप लॉस के साथ, मजबूत स्टॉप लॉस के साथ इन दोनों कमोडिटी में अगले हफ्ते भी ट्रेड कर सकते हैं। आपको बाइंग में रहना है, ये राय आपको दी जा रही है। चलिए, बात हो गई गोल्ड की और सिल्वर की। अब हम बात करेंगे क्रूड की। क्रूड का मार्केट मनोज जी अभी आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि क्रूड में दो तरह के फंडामेंटल हैं, एक गिरावट वाले फंडामेंटल हैं, एक तेजी वाले फंडामेंटल हैं। गिरावट वाले फंडामेंटल ये हैं कि दुनिया भर में कोरोना की वजह से डिमांड घट रही है, सप्लाई के मुकाबले डिमांड बहुत कम है। अमेरिका जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर है क्रूड का, वहां पर जिस तरह से कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, डिमांड घटने की चिंता बढ़ रही है। और दूसरी तरफ ऐसी खबरें आ रही हैं कि चीन में कुछ एक्टिविटी शुरू हुई और वहां पर इंपोर्ट बढ़ रहा है और साथ ही ओपेक और नॉन ओपेक की उत्पादन कटौती जारी है, सहमति है। तो इन दोनों खबरों के बीच क्रूड का मार्केट अभी आपको लग क्या रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? बिल्कुल मृत्युंजय, हमने एक काफी अच्छी रैली कच्चे तेल में आते हुए देखी और जैसा कि पहले भी हम चर्चा कर रहे थे कि $41 पर बैरल WTI के लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस इंटरनेशनल मार्केट में बना हुआ है और इस हफ्ते भी हमने देखा कि $41 सस्टेन नहीं होगी। जो ओपेक कंप्लायंस हम बात कर रहे हैं वो ऑलरेडी प्राइस्ड इन है और अभी लगता नहीं है कि ओपेक की तरफ से और फर्दर जो है यहाँ पे प्रोडक्शन कट जो है वो लिमिट बढ़ाई जाएगी। तो वो ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है और जिस तरह से यूएस में जो है प्रोडक्शन में बढ़ोतरी देखने को मिली है
और फ्रेश जिस तरह से जो खबरें निकल कर आ रही है कि कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो अमेरिका में बढ़ रहे हैं, बाकी दूसरे देशों में भी बढ़ रहे हैं और वहाँ सेकेंड फेज का लॉकडाउन हो सकता है, तो उसके चलते कहीं ना कहीं डिमांड के कंसर्न्स फिर एक बार जो है बनते हुए दिख रहे हैं। हालांकि चाइना में जो मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी वो काफ़ी रिज्यूम हुई है और जो PMI है वो काफ़ी उच्च स्तर पर फिर एक बार देखने को मिला है लॉकडाउन के बाद। बावजूद उसके जो जिस तरह की चिंताएं कोरोना वायरस को लेकर के है, तो कहीं न कहीं एक बार फिर डिमांड शॉक जो है वो देखने को मिल सकता है नेक्स्ट वीक में। तो मेरा मानना है कि एक बार यहाँ पे ऊपरी स्तरों पर फिर दबाव बनता हुआ दिखेगा। हो सकता है कि कीमतें एक बार $38-37 पर बैरल WTI जो है नेक्स्ट वीक में टेस्ट करता हुआ दिखे। तो उस लिहाज से यहाँ पे अगर थोड़ा सा ऊपर का मूवमेंट आता है 2970 आसपास, तो वहाँ बिकवाली कर सकते हैं। एक बार 2800 तक ऑन द डाउन साइड देखने को मिलते हैं। 3077 का एक यहाँ बेसिस स्टॉप लॉस रखना है। ठीक है, ठीक है। आपको भी लगता है कि दाम गिरेंगे क्रूड के? रविंद्र जी, फंडामेंटल की बात हो गई है अच्छी तरह से। अब आप टेक्निकली बताएं कि टेक्निकली आपको क्रूड का मार्केट नेक्स्ट वीक कैसा लग रहा है? नितिन जी, टेक्निकली क्रूड काफी टाइम से एक सेल जोन में ही है। हमने देखा था 3080 का जो लेवल है वो काफी टाइम से ब्रीच नहीं कर पा रहा था और एक चैनल बना था उसमें, और वो चैनल ब्रेकआउट आया है, ब्रेकडाउन आया है इनफैक्ट, और ऊपर के लेवल पे दैट इज 3153 के आसपास एक बहुत ही अच्छा बेरिश पैटर्न भी बना हुआ है। तो मेरे हिसाब से टेक्निकली क्रूड एक सेल जोन में ही है। 2900 का भी सपोर्ट है, हो सकता है कि एक पुल बैक आए इसमें 2950 2970 तक। वो एक बहुत ही अच्छी लेवल होगी इसको पोजिशनली शॉर्ट करने के लिए। और मैं भी मनोज जी से सहमत हूँ कि $38-37 इज वेरी मच पॉसिबल। MCX की अगर बात करें तो MCX में 2800 से 2750 तक के लेवल हम बहुत ही जल्द देख सकते हैं। तो आई थिंक इट्स अ सेल ऑन रैली काउंटर। 2950 970 तक बेचिए, 3080 का स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और टारगेट अराउंड 2800 से 2750 का। और अब बात करते हैं बेस मेटल की। और मेटल की बात करें तो ये हफ्ता मेटल के लिए भी अच्छा रहा। कॉपर में करीब 6% की तेजी रही। हफ्ते भर में जिंक के दाम 4% तक बढ़े। निकेल और लेड में भी हफ्ते भर में 2% तक की तेजी रही। इंडस्ट्रियल मांग बढ़ने की उम्मीद है, उसका इंपैक्ट हमने प्राइस पर देखा। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं रविंद्र जी कि ये जो तेजी हमने देखी है मेटल में, क्या ये ठीक तेजी है? इतने फंडामेंटल हैं तेजी के, या कुछ ज्यादा एक्शन दिख गया इस हफ्ते मार्केट में? नहीं, मेरे हिसाब से मिक्स फंडामेंटल्स है मृत्युंजय। हर एक बेस मेटल का जो है वो अपना फंडामेंटल चल रहा है। अगर कॉपर स्पेसिफिक बात करें कि कॉपर में हमने बहुत ही अच्छा रनअप देखा है। कॉपर में यस, डिमांड को लेके एक ऑप्टिमिज्म है, क्योंकि LME और शिफी दोनों जगह पे वेयरहाउस स्टॉक्स काफ़ी घटे हैं, तो उसके वजह से एक सपोर्ट मिला है। दूसरा, जो चिली में जो माइंस है उसमें काफ़ी जो वर्कर्स है वो दे आर अफेक्टेड विद दिस कोरोना वायरस, और उसके चलते आउटपुट को लेके चिंता है। तो सप्लाई टाइटनेस के वजह से भी कॉपर में एक अपमूव आया है। अदरवाइज मेरे हिसाब से इतना जो शार्प रैली आया है डिमांड ऑप्टिमिज्म को लेके, मुझे तो ज़्यादा टिकाऊ नहीं लग रहा है। हो सकता है कि एक करेक्टिव डिप आए। अगर LME की बात करें तो LME में कॉपर 6340 के आसपास चल रहा है, जो कि जनवरी 2020 का हाई है। तो मेरे हिसाब से एक डबल टॉप रेजिस्टेंस बनते हुए मुझे दिख रहा है, और हो सकता है कि यहाँ से फिर से कॉपर एक बारी 6200 से 6150 तक का एक फॉल दिखाए। अगर MCX की बात करें तो MCX में आई थिंक 490 492 तक की पॉसिबिलिटी है अपसाइड, बट वहाँ पर एक बार बेच के चल सकते हैं, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी फेवरेबल होगा। 502 के आसपास स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, और 470 472 का लेवल पॉसिबल है कि नेक्स्ट वीक में ये आ जाए। तो आई थिंक जब तक 6340 6360 का लेवल LME पे होल्ड है, आई थिंक एक करेक्टिव डिप आ सकता है कॉपर में। सो बेस मेटल्स पैक में स्पेशली कॉपर में मैं बेचने की राय दूंगा ऑन राइस। ठीक है, तेजी पर आप कह रहे हैं कॉपर बेचना चाहिए अगर आपको लगता है लेकिन कि कॉपर 490-92 तक जा सकता है। आप भी एग्री करते हैं मनोज जी कि पहले कॉपर 490-92 तक जाएगा, उसके बाद करेक्शन आएगा? और अगर हाँ तो क्या कॉपर खरीद लेना चाहिए 492 या 95 के टारगेट के लिए?
बिल्कुल कहीं ना कहीं जो रविंद्र ने काफी सारे जो बात की है वही यहाँ पे अभी मेजर फंडामेंटल जो है वो प्राइस इन है। और चाइना का सबसे बड़ा फैक्टर है, जिस तरह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी रिज्यूम हुई है तो उसका एक बड़ा बेनिफिट जो है कॉपर की कीमतों को मिलता हुआ दिखा है। सप्लाई कंसर्न्स भी बने हुए हैं, तो कहीं ना कहीं मोमेंटम पॉजिटिव है। बिल्कुल 6350 से 6380 एलएमई पर रेजिस्टेंस जोन है, तो वो आने के लिए कई एक बार जो है कीमतें एमसीएक्स पर 490 से 92 तक के इस तरह दिखा सकती है। तो उस लिहाज से मेरा मानना है कि पहले 492 तक के इस तरह यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पे गिरावट में भी खरीदारी कर सकते हैं 479 480 के आसपास, 471 के स्टॉप लॉस से 492 तक का लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर किसी को शॉर्ट में जाना है तो 492 तक का वेट करना चाहिए। अगर वो इस तरह मिलते हैं तो फिर वहां पे शॉर्ट की रणनीति जैसा कि रविंद्र ने बताया वो फॉलो कर सकता है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि पहले 492 के टारगेट के लिए कॉपर बाई कर लें, और किन्हीं को अगर शॉर्ट करना है तो 492 का लेवल जब मार्केट टच कर ले कॉपर का, तब वहां से आप शॉर्ट करके चलें। आप भी एग्री करते हैं प्रथमेश कि पहले कॉपर में तेजी ही आएगी? हाँ जी, मैं मनोज जी से कॉन्करेंट व्यू रखता हूँ, और पॉसिबिलिटी 490 492 जो है वो पहले आने की उम्मीद है, और वो रेजिस्टेंस जोन है जैसे रविंद्र ने कहा। मेरे ख्याल से कॉन्करेंस है यहाँ पे, पॉसिबिलिटी 490 तक जाने की पहली पॉसिबिलिटी, वहाँ पे शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी अच्छी स्ट्रेटेजी होगी। और ये डिमांड सेट फंडामेंटल्स और सप्लाई सेट फंडामेंटल्स को रविंद्र ने काफी अच्छे तरीके से जारी किया है। मेरे ख्याल से उसमें कोई दो राय नहीं है, जो सारे एक्सपर्ट जो है कॉन्करेंस है इस पर्टिकुलर व्यू पर। ओके, तो तीनों एक्सपर्ट की एक ही राय है कॉपर में, आप दोनों तरह का ट्रेड ले सकते हैं। पहला तो ये कि 490-92 का टारगेट आपको दिखेगा, इसमें तीनों एक्सपर्ट सहमत हैं। उसके बाद जब 492 या 90 का टारगेट दिख जाए, वहां से फिर आपको बेचने की राय दी जा रही है। तो दोनों तरह का ट्रेड आप कॉपर में ले सकते हैं, इस पर आप नजर रखें। लेकिन अब हम बात करते हैं एग्री मार्केट की, और एग्री मार्केट में मनोज जी, सोयाबीन का मार्केट आपको नेक्स्ट वीक के लिए कैसा लग रहा है? क्या सोयाबीन में एक बार फिर से तेजी लौटेगी या अभी लंबा वक्त लगेगा तेजी लौटने में? क्या लगता है आपको? बड़ी तेजी की गुंजाइश नहीं है, लेकिन एक दायरे का ट्रेड देखने को मिल रहा है। और हमने देखा है कि निचले स्तरों पर 3700 के आसपास कमोडिटी में बार बार सपोर्ट देखने को मिल रहा है। सीबीओटी पर भी हमने इस वीक जो है अच्छी बढ़त आते हुए देखी है निचले स्तरों से। और चाइना का जो इंपोर्ट है वो ग्रेजुअली रिज्यूम हो रहा है, तो कहीं ना कहीं वो सोयाबीन की कीमतों को सपोर्ट कर सकता है। डोमेस्टिक एडिबल ऑयल का डिमांड भी जो है अच्छा बना हुआ है। तो मेरा मानना है कि अगस्त वायदा में अगर 3700 से 3720 के रेंजेस मिलते हैं तो वहां पे नेक्स्ट वीक में खरीदारी की रणनीति रखना चाहिए। 3840 3850 एक रेजिस्टेंस लेवल है, वो फिर टेस्ट हो सकता है। 3650 के आसपास का यहाँ एक क्लोजिंग बेसिस स्टॉप लॉस रख सकते हैं। बाय ऑन डीप की रणनीति यहाँ रहेगी जब तक कमोडिटी 3650 के ऊपर ट्रेड कर रही है। ठीक है रविंद्र जी, ग्वार का मार्केट भी इस हफ्ते एक्शन में दिखा है, और ग्वारसीड और ग्वारगम का भाव करीब 2% तक बढ़ा है। क्या आप अगले हफ्ते भी एक्शन की उम्मीद करें, या आप अगले हफ्ते मार्केट एक बार फिर से मुनाफा वसूली के दबाव में आएगा? मृत्युंजय, एक काफी अच्छा पॉइंट इसमें यह है कि ग्वारगम का अगर हम कोरिलेशन क्रूड के साथ देखें तो ऑलमोस्ट 85-90% का कोरिलेशन बन रहा है। और अगर क्रूड में हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो पॉसिबिलिटी है कि ग्वारगम में भी एक करेक्शन की पॉसिबिलिटी है। तो मेरे हिसाब से ग्वार में अभी एक आई वुड से चार्ट पे अगर देखें तो लोअर हाइस का एक पैटर्न बन रहा है, और अगर ये 5700-750 के ऊपर अगर टिकता है तो मुझे इसमें एक पॉजिटिवनेस दिखती है। अदरवाइज आई थिंक अगर ये 5400 के नीचे फिसल गया तो 5200 5100 तक का भी लेवल हम इसमें देख सकते हैं। तो आई थिंक थोड़ा सा ऑन द बेरिश व्यू रहेगा मेरा बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल, और 5750 के ऊपर निकलता है तो ही मुझे थोड़ी सी पॉजिटिवनेस दिख रही है। अदरवाइज आई थिंक एक फॉल आ सकता है इसमें। ठीक है, बहुत शुक्रिया रविंद्र जी आपका, मनोज जी आपका, और प्रथमेश जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि इस हफ्ते कमोडिटी मार्केट में जो एक्शन रहा है उसके पीछे वजह क्या रही है, और अगले हफ्ते कमोडिटी मार्केट में किस तरह का एक्शन दिखेगा, कहां पर कमाई के मौके बनेंगे। तो फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।